नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी की पूर्वालोकन यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी की जो पूर्वालोकन है यह 2023 की है। तो यह ज्योग्राफी की जो पूर्वालोकन है यह हम 2 से 3 लेक्चर में पूरी की पूरी जो है ज्योग्राफी की पूर्वालोकन हम यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज ध्यान देंगे कि ज्योग्राफी का ये पूर्वालोकन जो 2023 है। तो यह पूर्वालोकन सभी जीएस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। तो आइए हम इसका सभी प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफिक जो पूर्वालोकन है यह देखिए यहाँ पे भारत और विश्व दोनों का यहाँ पे जिक्र करेगी। तो आइए हम देखते हैं इस पे। ज्योग्राफी में ये देखते हैं कि इसमें पाठ्यक्रम कितने हैं। तो यह सभी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर यह भारत का भूगोल और यहाँ पर विश्व का भूगोल। तो विश्व को भूगोल, भारत के भूगोल में भी यह सभी की सभी टॉपिकें हैं और यह विश्व के भूगोल में सभी की सभी टॉपिकें हैं। तो इन सभी टॉपिकों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितना कि इसमें पूर्वालोकन में दिया गया है। यह सभी टॉपिकें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। भारत के भूगोल में 52 टॉपिक दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पे भारत का भूगोल का यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यह पूर्वालोकन की यह हमारी पहली श्रृंखला है। हम इसी प्रकार से जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम पॉलिटी की पूर्वालोकन, हिस्ट्री की पूर्वालोकन और यहाँ पे इकोनॉमी की पूर्वालोकन और इतिहास और यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की पूर्वालोकन और सामान्य विज्ञान की। तो हम यहाँ पे सभी की सभी पूर्वालोकन को यहाँ पे प्लेलिस्ट बना करके सबका बारी बारी से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम यहाँ पर पहली पूर्वालोकन डिस्कस करते हैं। यह दिया गया है, इसमें यह चैप्टर है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में पहला जो है यहाँ पे चैप्टर दिया गया है वो क्षेत्रफल से संबंधित दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न का यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा ऐसे सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है, क्या है इसमें पहला दिया गया है कि भारत, इसमें पहला कथन दिया गया है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो क्या यह भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पे यह छठा बड़ा देश नहीं है, यह कथन मेरा गलत हो जाएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब 7वां बड़ा देश में क्रमानुसार कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे रूस हो जाएगा, सबसे पहले रूस हो जाएगा, फिर यूएसए हो जाएगा, फिर कौन सा, सॉरी यूएसए नहीं, कनाडा हो जाएगा। रूस के बाद कौन सा है? कनाडा हो जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन के बाद कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। यूएसए के बाद कौन सा हो जाएगा? यूएसए के बाद हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे भारत हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत का क्रम कौन सा है? भारत का क्रम जो है 7वां है। तो इसलिए हमारा पहला यहाँ पे कथन दिया गया है गलत हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो यह कथन सत्य है। अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यह भारत के संदर्भ में है, तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, तो यह भी कथन सत्य है। यहाँ पे चौथा दिया गया, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी कथन गलत है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। 23 डिग्री से उत्तर जो है कर्क रेखा, जो भारत के एमपी से बीचों बीच से होकर के गुजरती है, उसके उत्तर से यानी हिमालयी जो है तराई वाला क्षेत्र, वह शीत कटिबंधी में आता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूरी तरह से, तो यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो ऑप्शन पे हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं, इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में दिया है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, जो 1 पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे 5 के ऊपर, वो मिनट में दर्शाते हैं, 2 दिया जाएगा तो सेकंड में। अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। यहाँ पे पहला और 4 को यहाँ पे गलत कर रहा है, 2-3 को सही है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे। भारत स्थल का मंडल का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि हमने कथन से और विस्तार पूर्वक जो इसका विस्तार दिया गया है पहले क्वेश्चन का, दोनों का दोनों सेम है, इसमें हमें स्पष्ट कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन पे देखते हैं, उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें से चारों में से हमें देखना है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अभी सेम पहले क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग है, 5वां बड़ा देश है। तो क्या भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? तो यह कथन गलत है, 5वां नहीं है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। तो जितना विश्व का स्थल मंडल है उसका 2.4% है। तो यह मेरा कथन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। यहाँ पे लिखा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो क्या ये समूचा पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय में? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, उष्ण नहीं है, नॉर्थ का जो एरिया है वह शीत में आता है, इसलिए यह भी कथन गलत हो जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पहले वाले क्वेश्चन से यही वाला ऑप्शन अलग है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और नैनी में स्थित है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। तो यह भी कथन मेरा सही है। तो अर्थात यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, इसमें 2 और 4 डी ऑप्शन सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में यह प्रश्न किया गया है। यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। इसके सलूशन में भी यही दिया गया है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सही अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37.6 तक है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 से यहाँ पे दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। तो यह भी हमने यहाँ पे देखा 82.5 डिग्री से पूर्वी देशांतर से मानक समय निर्धारित किया गया है। तो यह भी सेम सोल्यूशन है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आइए हम यहाँ पे तीसरा का डिस्कस करते हैं, प्रश्न नंबर 3 का। तो इसमें दिया गया है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो यह भी प्रश्न रिपीटेड है, अब की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यह 7वां स्थान है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, भारतवर्ष आकार का विश्व का है। तो यहाँ पे क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। यह रिपीटेड प्रश्न कर रहा है। अब हम लोग एक प्रश्न से कई प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई मतलब इसमें से बताना, क्या 16% जनसंख्या संपूर्ण विश्व की है? तो यह भी गलत हो जा रहा है। 17% है, तो मानव जाति की यह 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो यह कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसका सलूशन देख लेते हैं। इसमें सलूशन में इम्पोर्टेंट ही है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं, 32,87,263 है। यहाँ पे यह संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, जो संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और यहाँ पे आबादी कितनी है? विश्व की 17.5%, 2011 की जनगणना है, यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। तो 17% वहाँ पे नज़दीकी आंसर दिया गया था, हम उसे वहाँ पे आंसर सही माने हैं। यह बीपीएससी 94 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग यहाँ पे देखते हैं 6,60,000 यहाँ पे ग्राम आते हैं। कितने ग्राम है यहाँ पे? 6,60,000 यहाँ पे ग्राम हैं। कितने गांव हैं? भारत में गांवों की संख्या कितनी? 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा है, तो 6,40,932
6,40,932 गांव आते हैं। ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, जो कि कोई भी नियर अबाउट आंसर नहीं दिया गया था। तो इसमें कितने भारत में गांव हैं? 6,40,932 गांव हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें सही नहीं है का ऑप्शन बताना है। इसमें दिया गया पहला क्या, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो यह हमें ऊपर अभी कथनानुसार देखे हैं, तो यह कथन सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है, तो यह भी कथन सही हो जा रहा है। इसका रेखांकीय विस्तार, यहाँ पे रेखांकी कहिए चाहे देशांतरी कहिए, दोनों एक ही है। 68 पूर्व से 97 यहाँ पे 25 मिनट पूर्व तक है। यह ध्यान दीजिए, अक्षांशी में यह दोनों के दोनों उत्तर रहेगा, और यहाँ पे देशांतरी या रेखांकी में यह दोनों के दोनों पूर्व में रहेगा। क्योंकि भारत जो है यहाँ पे यह गोलार्ध देखेंगे, यह 0 डिग्री से, तो यह भारत नॉर्थ और उत्तरी वाले हिस्से में पड़ता है। यानी यहाँ पे 0 डिग्री से यह पूर्व में है, और यहाँ पे अक्षांशी वाले में यह उत्तर में है। तो इसलिए अक्षांशी देखते हैं तो हम दोनों उत्तर यहाँ पे उत्तर में लिखते हैं, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और यहाँ पे 0 डिग्री से हम यहाँ पे पूर्व देखते हैं, तो पूर्व 68 से पूर्व से 97 25 मिनट पूर्व तक देखते हैं। तो यह दोनों के दोनों पूर्व रहेगा, यह फैक्ट ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जो कि गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, 28 + 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर कितनी है? 36 है। कुल हो जाएगा कितने? 36 केंद्र शासित, और राज्य मिला करके यहाँ पे राज्य हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य बताना है। भारत का कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे पहला दिया गया, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये हमारा कथन सत्य हो जा रहा है। दूसरा दिया है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो यह भी कथन सही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यह भी कथन सत्य है, परंतु अभी हाल ही डेटा के अनुसार यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु भारत की जनसंख्या यहाँ पे पहले स्थान पर आ गई है। यहाँ पे दूसरा कथन भी सत्य हो जा रहा है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो यह भी कथन सत्य है। यहाँ पे पूछ रहा है, कथन दे रहा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, तो मिजोरम 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है, जो कि यह कथन गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय भारत में होता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यह कथन हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा चयन करना पड़ेगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखते हैं, सॉल्यूशन में भी यही जिक्र किया गया है। यहाँ पे हम दूसरा चैप्टर देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। दूसरा क्या है, देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इस पे हम प्रश्न आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से इसमें देख लेते हैं, क्या अक्षांशीय क्या होता है, देशांतरी क्या होता है। नीचे से ऊपर, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाने पर यह अक्षांशीय होता है। ऊपर या नीचे की तरफ जाने पर यह अक्षांशीय होता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यह भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर यह अक्षांशीय होता है। क्या होता है? यह अक्षांश होता है। परंतु यहाँ पर प्रधान मध्याह्न रेखा यह भी 0 डिग्री है, ऊपर से नीचे की तरफ 0 डिग्री दिया है। इसके पूर्व की तरफ या इसके पश्चिम की तरफ जाने पर यह देशांतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह देशांतरी विस्तार कहा जाता है, या इसे रेखांकित विस्तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेखांकित विस्तार भी कहते हैं। तो यह अक्षांश और देशांतर का यहाँ पे फैक्ट था कि ये अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतरी रेखाएं कौन सी होती हैं। तो इस पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का विस्तार है,
तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी ऑप्शन इसमें से तीनों के तीनों सही नहीं है। तो आइए देखते हैं आखिर भारत का विस्तार है कितना अक्षांश और देशांतर में। तो यह कई बार प्रश्न पूछा है, यह बीपीएससी 94 में पूछा गया है। तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, जैसा कि हमने बताया था अभी चित्र में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भारत की अवस्थिति है। यह प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगी और यह अक्षांशीय या भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ से यह पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत की अवस्थिति देखते हैं अक्षांशीय दृष्टि से। तो अक्षांशीय दृष्टि से यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हो जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। देशांतरी विस्तार इसका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका यह देशांतरी विस्तार है। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर पूर्वी देशांतर के बीच में हो जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यह स्पष्ट है। तो इसलिए यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा, डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, यहाँ पे तीनों तीनों गलत हो, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है। तो जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है यह भारत है, भारत का मैप है लगभग। तो यहाँ पे यह दिया गया है, तो सिक्किम यहाँ पे, सिक्किम की अवस्थिति यहाँ पर है, सिक्किम की अवस्थिति यहाँ पर। तो इसका अक्षांश जो गुजरता है तो यहाँ पे राजस्थान है। तो यहाँ पे इसका विस्तार क्या है, तो राजस्थान से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पे दिया गया सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर के गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा में दिया गया है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यह आरएस में राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है, वह जैसलमेर से 70 डिग्री के यहाँ पे कहाँ से रेखा गुजरती है, तो वह जैसलमेर से गुजरती है। यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में जिक्र कर रहा है कि भारत और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे कौन कौन से, विषुवत रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा की हमने बताया था यह हम पृथ्वी के बीचों बीच से जो डिवाइड करती है, तो यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री जो लिखा जाता है यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट बना करके यहाँ पे 30 लिखा जाता है। आप लोग यहाँ पे 50 ना समझिएगा, यहाँ पे 50 मिनट 23.5 नहीं होता। यहाँ पे यह भी ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन दिया गया है। 23 डिग्री 30 मिनट होता है, 23.5 डिग्री इसे कहते हैं। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से गुजरती, यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, क्रमानुसार देखते हैं यहाँ पे, क्रमानुसार यह वेस्ट से, यहाँ पे चलिए आइए प्रश्न का डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रमानुसार देखते हैं। वेस्ट से यानी पश्चिम से यहाँ पे पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ, पूर्व से ईस्ट की तरफ। यहाँ पे जो मैप के माध्यम से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा है, इसमें गुजरात हो जाएगा, सबसे पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, आरजे जिसे कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, राजस्थान के बाद एमपी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, जिसको जीएच लिखते हैं, झारखंड हो जाएगा। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये तो थे यहाँ पे 6 राज्य। 6 राज्य के अलावा 2 पूर्वोत्तर के हैं, कौन कौन से, एक है त्रिपुरा है और दूसरा मिजोरम है। यह दोनों मिलाकर के 8 राज्य हैं। तो आइए इस पे हम प्रश्न करते हैं कर्क रेखा से। कर्क रेखा पे यहाँ पे जैसे मैप के माध्यम से दर्शाया गया है, यहाँ पे यह गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा पूर्वोत्तर में, और नीचे इसके मिजोरम। यह 8 राज्य यहाँ पे भारत के मैप के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे मैप से देखेंगे। तो यह
निरंतर याद रहेगा। आइए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न इसमें डिस्कस किया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, उड़ीसा से हमने जिक्र किया था, नहीं किया था, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से जिक्र किया था, नहीं, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है, उत्तर में स्थित है, यह भी गलत हो जाएगा। यह बिहार से जब प्रश्न किया गया था तो झारखंड बिहार राज्य में ही स्थित था, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें बताना, गुजरात से होकर गुजरती है, यह कथन सत्य था। छत्तीसगढ़ से, यह भी सत्य था। उत्तर प्रदेश से, यह नहीं था, उत्तर प्रदेश से नहीं। झारखंड से, यह भी सही था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। कर्क रेखा गुजरती है, तो अब बताना मध्य प्रदेश से, तो यह भी सही है। त्रिपुरा से, यह भी सही है। मिजोरम से, यह भी सही है। यानी इन 8 राज्यों में जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इन 8 राज्यों में से यह तीनों राज्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों के तीनों। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम अभी मैप के माध्यम से डिस्कस किए थे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, भारत का एक राज्य जिसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है वह है। जम्मू कश्मीर से, नहीं। यहाँ पे बिहार से, अब यहाँ पे बिहार से भी नहीं होकर के गुजरती है। झारखंड दिया है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, झारखंड से गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। तो 8 राज्यों का हमने जिक्र किया था कि किन राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न करता है। छठवां दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे मणिपुर से हमने जिक्र किया था, नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और बाकी तीनों के तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यह आरओ 2016 में प्रश्न किया था। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या इसमें दिया गया है 7 दिया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है। तो निकटतम दूरी पर यहाँ पे देखिए, सबसे निकटतम दूरी जो है वह गुजरात के राजधानी जो है गांधीनगर की है। आइए इसका अक्षांश देखते हैं कि कितना निकटतम है। तो यह 23.5 डिग्री हमारा होना चाहिए, कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे अगरतला जो है 23 डिग्री 50 मिनट है, यानी यहाँ पे 20 मिनट का फासला है। यहाँ पे गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 पे है, यह प्लस 11 मिनट का फासला है। जबलपुर जो है 23-11 मिनट पे है, तो यह 19 का फासला है। उज्जैन जो है 23-9 पे है, तो ये 21 का फासला है। तो सबसे कम फासला किसका है, तो प्लस 11 का, यानी कि यहाँ पे गांधीनगर जो है यहाँ पे गुजरात की राजधानी है, तो सबसे कम वहाँ पे फासला है। तो सबसे पास में कौन हो जाएगा, तो निकटतम हो जाएगा यहाँ पे गांधीनगर हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, तो यह कोलकाता हो जाएगा, कर्क रेखा के निकटतम है। इसका देख लेते हैं क्या है। कोलकाता का अक्षांशीय यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जो है 22 डिग्री 30 मिनट है, जो कि सबसे पास है, और बाकी सभी के सभी जो है इससे 22.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से सभी के सभी दूर हैं। कर्क रेखा को यहाँ पे ट्रॉपिकल कैंसर भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 इसमें डिस्कस कर रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो वह कर्क रेखा ही है। 23.5 डिग्री उत्तर से 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, उसे कर्क रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा की उत्तर में स्थित है। अब यह बताना है कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है, 23.5 डिग्री यहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है, इसके उत्तर में कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे झारखंड कहाँ पे है, झारखंड तो इसके कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, तो यह उत्तर में नहीं है। मणिपुर इसके क्या पड़ जाएगा, यह उत्तर में पड़ जाएगा। और भी ऑप्शन देखते हैं, मणिपुर मिजोरम के ऊपर है, तो यह मिजोरम से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, अंतिम में मिजोरम ही है, तो मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन और भी 2 ऑप्शन देखते हैं।
यहाँ पे और दो ऑप्शन दिया गया है, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इन दोनों से तो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो यहाँ पे मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर से होकर के गुजरती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब कर्क रेखा पर सूर्य, ये पे देखिए कर्क रेखा यदि है 23.5 डिग्री, तो सूर्य जो है जून के माह में कर्क रेखा पर ही लंबवत यहाँ पर अपनी क्या है, इसकी किरणें लंबवत ही पड़ती हैं। कर्क रेखा से उत्तर इसकी किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। कर्क रेखा के बाद क्या है, यह फिर विषुवत रेखा की तरफ वापस होने लगती है किरणें। तो अब आप बताइए कि सबसे जून माह में सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा। सबसे बड़ा दिन वहाँ पर होगा जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो सबसे लंबवत कहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ेंगी, तो वह स्थान कर्क रेखा के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, तो यह दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। हैदराबाद यह देखिए आंध्रा में पड़ता है, यह कर्क रेखा से काफ़ी यहाँ पे दूर है। भोपाल भी दूर है, चेन्नई भी कर्क रेखा से दूर है। अब यहाँ पे दिया गया है इसके सलूशन में, यहाँ पे उत्तरायण की स्थिति में 21 जून को कर्क रेखा पर सर्वोच्च बिंदु होता है, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा पर, सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारा ऑप्शन उसमें क्या सही हो जाएगा, दिल्ली सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट से है, सबसे निकटतम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्षांशी की दृष्टि से, तो इन सभी ऑप्शनों में यहाँ पर जबलपुर सबसे निकटतम है। अक्षांशी विस्तार यहाँ पे सोल्यूशन में दिया गया है, जबलपुर का अक्षांशी विस्तार 23 डिग्री 11 मिनट है। उत्तर अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट है उत्तर। उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट है। और वाराणसी है कितना, 25 है। तो सबसे पास 23.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो यह जबलपुर हो जाएगा, 23-11 हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी क्वेश्चन सही है। तो माही नदी एक इकलौती नदी है जो कि 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर के, इसका उद्गम कहाँ पे है, एमपी में है। यह यहाँ से उद्गमित होकर के राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है और अंततः यह खंभात के खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती है। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में। तो यह अभी क्या है, खंभात की खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती है। कहाँ पे करती है, खंभात की खाड़ी में अपना जल निक्षेपित करती है। तो यह भी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम मानक समय के जिक्र करेंगे। मानक समय, तो मानक समय देखें, मानक समय अभी हम पिछली क्वेश्चन में हम देखे थे कि मानक समय यहाँ पे देख लेते हैं। जो ग्रीन मीच टाइम दिया गया है कि यह लंदन से, जो ग्रीन मीच टाइम दिया गया है यह 0 डिग्री से, तो यहाँ पे लंदन से 5.5 घंटा आगे हमारा यहाँ पे पूर्वी तरफ है, जीएमटी जिसे कहते हैं, ग्रीन मीच विच मीन टाइम। तो 5.5 घंटा भारत आगे है। कितना, 5.5 घंटा भारत आगे है। यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो कि प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के स्थानों से होकर के गुजरती है। तो यही है। इस पे आइए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 82.5 डिग्री यही मानक समय है। इलाहाबाद या किसी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर दे दिया है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यह देखिए उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे फिर उसके बाद क्रमानुसार नॉर्थ से साउथ देख रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ हम इसको देख रहे हैं। तो सबसे उत्तर में कौन है, उत्तर प्रदेश से होकर के यह जाती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सबसे नीचे है आंध्र प्रदेश। सबसे नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आइए इस पे हम देखते हैं प्रश्न क्या कैसे इसमें कर रहा है। तो इस पे प्रश्न का यहाँ पे पहला प्रश्न का डिस्कस कर रहे हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। अब यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर, यानी जो यहाँ पे मिर्ज़ापुर के पास या प्रयागराज के पास से भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पे गुजर रही है, यदि वहाँ पे अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि मतलब यहाँ पर जब रात्रि के 12 बजे हैं, तो
एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। क्या है? एक स्थान पे सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वह कितने डिग्री पर सुबह 6 बजेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह सवाल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे यह ध्यान दीजिए कि यह सवाल लगाने के लिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भारतीय यामोत्तर पर 12 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12। तो और उसके 6 बज रहा है, किस स्थान पे 6 बजेगा। तो अब यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 12 और प्लस 6 यानी 12 से पहले क्या है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 AM आ जाएगा। सुबह का जिक्र कर रहा है तो 6 AM आ जाएगा, तो 6 AM आ जाएगा। अब ये बताइए कि भारत पे यामोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री हो जा रहा है। 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे यह है। तो अगर यदि 82.5 डिग्री 30 मिनट पे 12 बज रहा है, तो फिर 6 डिग्री पे कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें प्लस 6 डिग्री का जोड़ देंगे। कितना? 6 डिग्री का जोड़ देंगे। अब ये बताइए कि 1 डिग्री में कितने, एक घंटे में कितनी डिग्री हो जाएगा? तो 1 डिग्री में 15 मिनट हो जाए, यहाँ पे 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाएगा। तो ये 6 घंटे आगे का जिक्र कर रहा है ना, यहाँ पे दिया है देखिए, रात्रि के अर्धरात्रि है और स्थान क्या है? 6 बज रहा है, यानी 6 घंटे आगे का जिक्र कर रहा है। 12 प्लस 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 डिग्री में 6 घंटे में कितने डिग्री हो जाएगा? तो इसमें 6 घंटे में 1 घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे यह भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 82 डिग्री पे भारत में 12 बज रहा है, ठीक है, और अर्धरात्रि का जिक्र कर रहा है। तो 82 डिग्री तो पहले से हमें मिला हुआ, प्लस 6 घंटे की डिग्री हमें और ऐड करना है। कितनी? 6 घंटे की डिग्री और ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम 6 डिग्री का और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 6 डिग्री में कितने, 6 घंटे में हमको कितनी डिग्री मिल रही है? 90 डिग्री मिल रही। तो 82.5 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट और प्लस कितना ऐड करेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री को ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 172.30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। तो यह हमारा इसमें निकालने का तरीका था। यहाँ पे निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में दिया गया है। यहाँ पे 15 छक्का 90 जो लिए हैं हम, यानी कि यहाँ पे 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 82.5 डिग्री हमारा यामोत्तर है, तो यहाँ पे 90 प्लस 82.5 डिग्री ये ले रहा है, तो 172 सही 1/2 डिग्री हो जा रहा है, या 82.5 डिग्री। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, ये सब कई बार प्रश्न कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कैसे निकाल लें फिर इसमें डिस्कस कर देते हैं, ताकि कई बार प्रश्न अगर उसमें करे तो कोई भी पूछे तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जो भारत की यामोत्तर है, यह भारत है, यहाँ पे भारत दिया गया है, तो जो भारत की यामोत्तर है यहाँ से है, सॉरी, यह भारत का यदि मैप है, यहाँ पे यह भारत का मैप हमने बना रहे हैं, सही से मैप नहीं बन रहा है। यदि हम छोड़ते हैं, यह यामोत्तर है, तो इस यामोत्तर में तो यहाँ पे 82.5 डिग्री है, ठीक है, ये समझने का प्रयास करिएगा। 82.5 डिग्री का जिक्र कर रहा है, 82.5 डिग्री का यहाँ पर जिक्र कर रहा है। अब कोई भी यहाँ पे टाइम कह दे, यदि हम यहाँ पे कह दे, पूछ ले कि 82.5 डिग्री है, यदि यहाँ पे अगर सुबह में 6 बज रहा हो, भारत में सुबह में 6 बज रहा हो, 6 AM हो रहा है, 6 AM हो रहा है, तो यह यदि अगर पूछ दे कि अब बताइए कितने डिग्री पर जो है 11 बज रहा होगा, कि 11 डिग्री पे, यानी 11 बजे, यानी 11 AM पे कितने डिग्री का अक्षांश बनेगा। अब 11 बजे कितने डिग्री का अक्षांश बनेगा। अब ये आपको प्रश्न यह कर रहा है कि 11 डिग्री पे कितने 11 बजे कितने डिग्री का अक्षांश बनेगा। तो अब लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सीधे अपने भारत से, यहाँ पे यह भारत की मानक समय रेखा है, तो हम भारत से ही आगे यानी पश्चिम या पूर्व जाएंगे। तो 82.5 डिग्री यहाँ पे है, 82.5 डिग्री पे कितना हो जा रहा है? 6 AM हो जा रहा है।
तो 6 से ये कितना आगे है, तो 5 घंटा आगे है। तो अब हम 5 घंटे का इसमें ऐड कर देंगे। तो यह बताइए कि 5 घंटे का इसमें कितना डिग्री हो जाएगा, 5 गुणे 15 डिग्री, क्योंकि एक घंटे में कितने डिग्री होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो 5 घंटे में 15 गुणे, यहाँ पे 5 गुणे 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, यानी 75 डिग्री आगे हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे यही ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, 82.5 यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा, अब प्लस 75 हो जाएगा। यही दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 30 मिनट और 5 2 7 होता है, और 7 दूनी 14 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 157 डिग्री 30 मिनट आगे हो जाएगा। यानी 11 बजे की जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 157 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। कैसे इसमें निकालते हैं, हमने यहाँ पे इस प्रश्न में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है वालांग। यहाँ पे वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा। तो यहाँ पे यह देख लीजिए, यह पूर्वोत्तर में भारत, यहाँ पे भारत के मैप से यह पूर्वोत्तरी राज्य, यह गुजरात हो जाएगा। गुजरात का पूर्वी छोर है और यह अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे, तो जैसा कि हमने विस्तार बताया था, तो इस विस्तार में जो है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर के, यानी कि पश्चिम से लेकर के, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। यह कितने डिग्री का, कितने अक्षांश का अंतर है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है। तो अब आप बताइए कि 30 डिग्री में कितने घंटे का अंतर हो जाएगा। तो 15 डिग्री में 1 घंटा है, तो 30 डिग्री में तो 2 घंटे का अंतर इसमें हो जाएगा। आप लोगों को यह हमें लगता है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि कितने घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटे का अंतराल है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर यदि हम एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ के चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके से वह प्रश्न करेगा तो हम उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल का देशांतरी रेखा की रेखाओं के बीच है। तो यह क्या है, जबलपुर का देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच में है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। जबलपुर की जो देशांतर रेखा है इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में अवस्थित नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में जबलपुर, यहाँ पे देखिए दक्षिण में जबलपुर पड़ेगा, जे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा पड़ेगा, उसके बाद भोपाल पड़ेगा, जिसका हम BH लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद इंदौर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है इंदौर बीच में है, तो इंदौर बीच में है, इंदौर बीच में नहीं है। यहाँ पे भोपाल क्या है, यह बीच में अवस्थिति है। अगला यहाँ पे देखते हैं, दिया कथन क्या, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है। तो औरंगाबाद बड़ोदरा और पुणे के बीच में अवस्थित है, यह हमारा कथन सत्य है। तीसरा देखते हैं, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। तो यह भी कथन सत्य है, बंगलुरु चेन्नई की तुलना में दक्षिण में अवस्थित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। यह जितने भी पॉइंट दिया गया है आप लोग मैप में देख सकते हैं, मैप में देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित, यहाँ पे क्वेश्चन अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा यानी IST देशांतर के निकटतम है। तो यह रीवा हो जाएगा। MP का कौन सा जिला है, रीवा हो जाएगा। बाकी सभी की अवस्थिति दूर है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा। यदि कह रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 92 डिग्री
पूर्वी देशांतर शिलांग, शिलांग कहाँ पे है? यह सिक्किम, शिलांग का स्थानीय समय, शिलांग जो है मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। तो वहाँ पे कितनी समय हो जाएगी? यहाँ पे कह रहा है कि यदि अगर भारतीय मानक समय पे कितना बज रहा है तो 10 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 82.5 डिग्री पे कितना बजेगा? 10 बज गया। तो अब बताइए 92 डिग्री पे कितना बजेगा? तो अब यहाँ पे इसका सलूशन क्या है? 92 डिग्री में से आप लोग 82.5 डिग्री यहाँ पे घटा देंगे। कितना है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री घटा दें। जितने डिग्री का अंतर आएगा उतने हम यहाँ पे घंटे से निकाल लेंगे कि कितना समय का अंतर आ रहा है। तो यही देखिए यहाँ पे 92 डिग्री से यहाँ पे 82.5 डिग्री घटा है, यानी 9.5 डिग्री देशांतरी का अंतर हमें मिला। अब यहाँ पे चूंकि दिया गया है कि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। एक देशांतर पर, यहाँ पर एक देशांतर पे, यहाँ पे इस तरीके से एक देशांतर हम यदि, यानी दो देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर, कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो 9.5 डिग्री मिला है, तो हमें कितना हो जाएगा? 9.5 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमको कितना मिला? 38 मिनट का। तो हमको 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना समय दे रहा था? तो 10 बज रहा था, तो 10:38 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? आप लोगों को बार बार हम बता चुके हैं कि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है। मध्याह्न मतलब 12 बज रहा है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे 12 यदि बज रहा है तो दिन का 12 बज रहा है। कितना है? दिन का 12 बज रहा है, मध्याह्न है। तो यहाँ पे यह मध्याह्न है तो 82.5 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे कई बार यहाँ पे बता चुके हैं 82.5 डिग्री हो जाए, ठीक है। 120 डिग्री पूर्वी में बताना है, यानी इससे 120 डिग्री पूर्व बताना है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके और इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे, यानी 120 में से 82.5 डिग्री घटा देंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन में, यहाँ पे 120 डिग्री से 82.5 डिग्री घटाने पे हमें 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर मिला। अब एक देशांतर में 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे 37.5 डिग्री में हम 4 से गुणा करेंगे तो 150 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 150 मिनट में हम यदि घंटे में चेंज करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना? 12 से पूछ रहा है तो 2.5 घंटा हम आगे जाएंगे तो 14 बज करके, यानी कि 2:30 कहिए या 14:30 कहिए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, नहीं तो बाद में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। यहाँ पे 7 देखते हैं। 7 नंबर दिया गया, भारतीय मानक समय की यामुत्तर नहीं गुजरती है। तो यामुत्तर नहीं गुजरती, हमने जिक्र किया था, आंध्रा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यहाँ पे महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है किस नगर के से होकर के गुजरती है? तो किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, वर्तमान प्रयागराज से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 दिया गया है। 9 में दिया गया, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो यह 82.5 डिग्री, यह मध्याह्न यहाँ से हमारा कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री से। यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं, भारतीय मानक समय का निम्नलिखित में से किसके समीप लिया जाता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। कहाँ से? इलाहाबाद की नैनी से लिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय जो GMT है में कितना अंतर पाया जाता है? तो हमने पहले ही बताया था 5.5 घंटे का अंतर है। कितना? 5.5 घंटे का अंतर है। जो GMT है, GMT से लेकर के भारत की जो मानक समय रेखा है 5.5 डिग्री, यहाँ पे क्या है? अगर यदि यह GMT है तो यहाँ से 5.5 घंटा यहाँ का हो जाएगा। 5.5 घंटा भारत का पूर्वी में भारत की अवस्थिति हो जाती है, तो 5.5 घंटा यहाँ पे आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, ठीक है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे बाद हो जाएगा। तो 5-2 7 बजे गुजरात में सूर्योदय होगा, ठीक है। तो इसमें 7 ऑप्शन ए और बी में नहीं दिया गया है, ए और बी में नहीं दिया गया है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं सी और डी में।
सी और डी में दिए थे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 7 बजे हो जाएगा। यार अरुणाचल प्रदेश में जितने बजे जो भी टाइम होगी उससे ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में टाइम होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है दोनों के अक्षांशीय विस्तार में। क्योंकि कांडला देखिए 70 डिग्री पे है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 95 डिग्री पे, तो दोनों में 25 डिग्री का अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर दिया गया, निम्नलिखित कौन सा शहर दिल्ली की समीप देशांतर पर स्थित है। तो सबसे समीप कौन हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पर देखिए बेंगलुरु सबसे पास में, बाकी सभी के सभी क्या है, समीप देशांतर पर है। तो देशांतरी विस्तार में सबसे समीप कौन सा हो जाएगा, देशांतर ऊपर से नीचे के क्रम में देखते हैं तो जो दिल्ली पे है वहीं पे बेंगलुरु भी है, तो यह दोनों के यहाँ पे 76 से 72 के दोनों के बीच में है। तो यह ऑप्शन हमारा बी सही, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे दूरस्थ बिंदु का जिक्र करेंगे। दूरस्थ बिंदु पूछता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो इसमें हम दूरस्थ बिंदु का जिक्र करते हैं। तो आइए इस पर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले या तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं भारत के मैप के अकॉर्डिंग। मैप यहाँ पे बनाया है, हाँ मैप बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट, यहाँ पे हमें दूरस्थ बिंदु में 5 पॉइंट का ध्यान देना रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 पॉइंट का ध्यान देना रहता है। मैप पे एक बार अगर समझ गए तो आप सभी के सभी प्रश्न इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। 5 पॉइंटों का ध्यान देना। पहली सबसे जो पॉइंट है, यह भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर में कौन सी बिंदु है यहाँ पे, इसे इंदिरा कोल कहते हैं, या सियाचिन लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। कौन सा, इंदिरा कोल हो जाएगा। यदि यहाँ से सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो कौन हो जाएगा, किबीथु हो जाएगा। किबीथु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, बचे 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वह दक्षिण में 2 पॉइंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, स्थलीय रूप से यदि अगर पूछे, स्थलीय रूप से यदि पूछे तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम दक्षिणी बिंदु है। कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, कौन है, कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन यदि कन्याकुमारी से भी सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सी है, जो ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार ये द्वीप है। अगर संपूर्ण भारत में पूछे तो यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यह भी ध्यान दीजिए। अब यह कन्फ्यूजन हो जा रहा है आप लोगों के मन में, यदि ये दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो हम इंदिरा पॉइंट को ऑप्शन में सही मानेंगे। आयोग यही सही मानता है 100%, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट को ही मानता है। तो आइए हम इसी पे यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से किया गया है। प्रश्न किया गया है, पहला इसमें प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु क्या है ना, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसमें देखिए दिया है कन्याकुमारी भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो कन्याकुमारी भी दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी दिया गया है, यह भी दक्षिणी बिंदु है। हम अभी आपको क्या बताए थे कि यदि आप दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि यह अंडमान निकोबार में है। किसमें है, अंडमान निकोबार में यह अवस्थिति है। ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन इंदिरा पॉइंट न दे करके अगर न दिया रहता तो हम कन्याकुमारी को सही मानते, लेकिन यह ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार में इसकी अवस्थिति ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो अब यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो यहाँ पे बड़ा निकोबार दिया गया है। तो हमने बताया कि बड़ा निकोबार पे कन्याकुमारी है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार दिया है ना, यहाँ पे ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार पे यहाँ पे कौन सा है, सॉरी बड़ा निकोबार पे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। कौन सी है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है बड़े निकोबार पे। यहाँ पे देख लीजिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार पे। तो यही प्रश्न इसमें भी कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा निकोबार हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें पूछ रहा है। तो इसमें भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दे रहा है ना, इंदिरा पॉइंट
निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे छोटा निकोबार, कार निकोबार, तो यह सभी के सभी गलत हो जाएंगे। तमिलनाडु में यहाँ पे कन्याकुमारी है, लेकिन यहाँ पे बड़ा निकोबार, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार समझ लेने के बाद हमारे सभी के सभी प्रश्न बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे चौथा देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात हो जाए। गुजरात किसको इंगित करता है? तो यह पश्चिम को इंगित करता है, और अरुणाचल प्रदेश किसको? ईस्ट को यानी पूर्व को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो यह गुजरात में होगा। अब गुजरात में इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों 68-7 दिया है, ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दोनों के दोनों पूर्व होना चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व गुजरात में इसकी अवस्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। 23.5 डिग्री यहाँ पे दिया उत्तरी अक्षांश, सुदृष्ट पश्चिमी बिंदु यानी कि दिशांतरी विस्तार इसका 68-7 से यहाँ पे गुहार मोती गुजरात में अवस्थिति है। अगला यहाँ पे देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थिति है? तो यह सबसे पूर्व इन सभी में से देशांतर पे देखेंगे तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पूर्व में अवस्थित हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। 7 में क्या डिस्कस? 7 में दिया गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं? तो यह कन्याकुमारी है। कहाँ पे है? यह कन्याकुमारी है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और हिंद महासागर, तो यह यहाँ पे भारत का नीचे का जो स्तर है, यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम स्तर है, तो यह नीचे क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, और इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यह तीनों के तीनों यहीं पर तमिलनाडु के पास में मिलते हैं, तो वो ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, कन्याकुमारी के पास में मिलते हैं। 8 नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वह सीमावर्ती देश हो जाएगा। इसमें क्या है? अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वह सीमावर्ती देश हो जाएगा। तो यहाँ पे सीमावर्ती यहाँ पे देश का डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वह भारत की अवस्थिति से होकर के यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भारत के मैप से अवस्थिति होकर के डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे भारत से आइए हम डिस्कस करते हैं। मैप के माध्यम से एक बार हम इसमें चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे भारत में देखते हैं, यह भारत का मैप है। तो भारत के मैप से इसकी अवस्थिति, तो भारत के मैप से देखते हैं उत्तर में कौन सा है? यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे दिया है उत्तर में अफगानिस्तान है, सही है। इसके पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान हो जा रहा है, और उत्तर में एक और भी देश है, कौन सा? इसे चीन कहते हैं, तिब्बत चीन कहते हैं। और उत्तर में यहाँ पे नेपाल है, फिर और कौन सा है? भूटान है पूर्वोत्तर में। और इसके पूर्व में कौन से है? यहाँ पर म्यांमार पड़ जाएगा। इसके पूर्व में कौन सा? म्यांमार पड़ जाएगा। और यहाँ पे बीच में कौन सा है? तो यह बांग्लादेश पड़ जाएगा। तो इतने यहाँ पे स्थलीय रूप से देश हैं। और 2 देश और यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे जो कि यहाँ पे समुद्री स्तर से हैं। तो जो यहाँ पे एक मालदीव पड़ जाएगा और एक है श्रीलंका, तो इन सब का डिस्कस करेंगे। तो कितने देश हो जा रहे हैं इसमें से? यहाँ पे म्यांमार हो जा रहा है, पश्चिम बंगाल है, और भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, चीन हो जा रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश स्थलीय रूप से हैं। कितने हैं? 7 देश स्थलीय रूप से हैं, और 2 देश यहाँ पे समुद्री रूप से हैं। यहाँ पे मालदीव पड़ता है। ठीक है, तो हम इतना डिस्कस करना है। अब आइए इस पे देखते हैं कि प्रश्न क्या सीमावर्ती देशों पे बना है। यहाँ पे सीमावर्ती पे देशों पे प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न बने हैं सीमावर्ती देशों पे। सबसे पहला प्रश्न जो इसमें है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है,
यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित कथनों में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है मैप के अकॉर्डिंग, यह कह रहा है असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यह इसमें बता रहा है कि असम, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से तो लगा हुआ है, ये तो कन्फर्म है। भूटान से क्या लगा हुआ है असम? तो आइए हम मैप के माध्यम से आपको हम डिस्कस कराते हैं कि मैप के माध्यम से क्या यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, यह कह रहा है ऑप्शन ये इसमें सही मान रहा है कि यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पहला सही हो जा रहा है कि असम लगा हुआ। मैप में देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, तो यह भी कथन सत्य है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, तो यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से देखते हैं, मैप में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह असम है, तो असम जो है भूटान से भी इसकी सीमा लगती है और यहाँ पे बांग्लादेश से भी सीमा लगती है। ठीक है, तो यह अभी यहाँ पे प्रश्न किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इसमें दिया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो आप लोग ऑक्सफोर्ड का मैप या कोई भी मैप जो है आप ले करके इस सभी राज्यों को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर अगर देंगे तो आपको ज़्यादा कंसर्टता मिलेगी। इसमें मैपिंग का ही यह प्रश्न है। तो इसमें कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? तो इसमें बांग्लादेश की सीमा से यह मणिपुर नहीं लगता है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यह यहाँ पे म्यांमार की साइड में पड़ते हैं, म्यांमार की तरफ पड़ते हैं। तो म्यांमार की साइड में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, तो यह म्यांमार की साइड पे है। और यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यह चार राज्य इसके यहाँ पे म्यांमार की साइड पे हैं। लेकिन यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यह सभी के सभी बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे असम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की ही सीमा लगती है। फिर उसके बाद असम है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल 1, 2, 3, 4, 5 5 राज्य यहाँ पे बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश से सीमा इसमें नागालैंड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा? नागालैंड इसमें अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखे थे कौन कौन से बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो यहाँ पे नागालैंड जो है अपनी सीमा नहीं बनाता है। 2 राज्य सीमाएं नहीं बनाते हैं। 7 राज्यों में से, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 2 राज्य, एक नागालैंड हो गया और दूसरा एक हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, दूसरा मणिपुर। ये दोनों राज्य बांग्लादेश से सीमाएं नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ पे मेघालय सही हो जाएगा, असम सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सही हो जाएगा। इसमें नागालैंड दिया जो कि इस कारण गलत हो जा रहा है, इसमें भी नागालैंड दिया जो कि इस कारण गलत हो जा रहा है, इसमें भी नागालैंड दिया जो कि इस कारण गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जा रहा है? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 नंबर में क्या दिया गया है? 5वां में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो इसमें मेघालय की नहीं मिलती हैं, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है और बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही है। तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह 4 राज्यों की सीमाएं यहाँ पे भूटान के साथ मैच मिलती हैं। कौन कौन सी? असम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यही 4 राज्यों की सीमा यहाँ पर भूटान से मिलती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था बिहार राज्य नहीं बनाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 3 राज्य इसमें यहाँ पे सीमाएं अपनी बनाते हैं और इसमें से कौन सा एक और भी है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 3 राज्य असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और प्लस वेस्ट बंगाल इसमें हो जाएगा भूटान के साथ सीमा बनाने वाले में। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर में क्या दिया गया है?
यहाँ पे कह रहा है कि 17 यानी नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दों पर नीचे 1, 2, 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कि विवादाग्रस्त मुद्दे कौन से हैं। सैन्य दलों का विभाजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल बंटवारा। तो इन सभी में डिस्कस करना है कि इस पे कौन कौन सा क्रम है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा A2B1C3। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो ए पे था वह सर्किक क्षेत्र है जो कि यहाँ पे गुजरात के पास में, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र है और सी सिंधु नदी है। तो नदी जो विवाद कह रहा था तो वो सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम म्यांमार से स्पर्श करता है। तो अधिकतम म्यांमार से हमने बताया था कि यहाँ पे म्यांमार से उत्तर की तरफ से तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा अपनी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर है, नागालैंड 215 किलोमीटर है, फिर मणिपुर 398 किलोमीटर, नीचे सबसे मिजोरम है 510 किलोमीटर है। क्रमानुसार देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। यह अपनी सीमाएं 4 राज्य म्यांमार से बनाते हैं। म्यांमार से ये चारों के चारों जो है राज्य अपनी सीमाएं बनाते हैं। ये चारों राज्य, यही चारों राज्य सिर्फ म्यांमार से सीमाएं बनाते हैं। यह भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यही 4 राज्य सीमाएं बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे संलग्न या मिलती नहीं है। तो इसमें बताइए उन 4 राज्यों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर एक हो जाएगा। इसमें 4 राज्य की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? असम सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कस करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से कौन सीमा बनाता है, यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान के साथ। इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है वो पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात है। परंतु अब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाने के कारण इसमें अब ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाने के बाद जो है नॉर्थ से हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, यानी क्रमानुसार। तो सबसे नॉर्थ में ऊपर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये ध्यान दीजिएगा, ये लिख दिया, लद्दाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? J&K, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे कौन सा हो जाएगा? उसके नीचे हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके नीचे पंजाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पंजाब के नीचे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पंजाब के नीचे यहाँ पर कौन, यहाँ पे हो जाएगा पंजाब के नीचे यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा और फिर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इतने राज्य यहाँ पर किससे सीमा बनाते हैं? तो इतने राज्य पाकिस्तान से सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह सीमाएं बनाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसके सोल्यूशन में आंसर कौन सा हो जाएगा अपना। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल से पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यहाँ पे बताइए कि नेपाल से कौन सा पड़ोसी राज्य है। तो ठीक है, यहाँ पे नेपाल का जिक्र करते हैं, सिक्किम और बिहार इसमें आंसर हो जाए, क्योंकि हरियाणा इसमें नहीं है। तो इसमें हरियाणा का ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसमें बिहार सही है, असम नहीं है, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें सिक्किम और भूटान दिया गया है, तो इसमें जो है भूटान इसमें नेपाल से सीमा न बनाता है, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार राज्य जो मिलते हैं। और कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यह सीमाएं अपनी बनाते हैं। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमाएं बनाते हैं? तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा है? तो वह बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी कौन सी सीमा है? तो वह अफगानिस्तान की है। किसकी है? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर है। सबसे लंबी जो सीमा है वह बांग्लादेश की है। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर
यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वह रेड क्लिफ है, ठीक है। तो वह रेड क्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डुरंड लाइन यहाँ पे दिया गया है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत सीमा निर्धारित करता है? तो वह अफगानिस्तान के साथ करता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन की सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा का निर्धारण 1893 ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड, इनका नाम था मोर्टिमर डुरंड, ने अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया था। अफगानों के साथ जब समझौता हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पे भारत का, तब पाकिस्तान भारत में ही था, तो इस कारण से यह भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा हो जाएगा? डुरंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण है। तो यह अध्यारोपित है, मतलब यहाँ पर पहले से नहीं थी, यह हमें किसी ने आरोपित किया है। तो यहाँ पे कौन आरोपित किया है? रेड क्लिफ महोदय ने हमें आरोपित किए हैं। तो 1997 भारत और पाकिस्तान के ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित कराया गया है। तो अध्यारोपित किसने किया है? रेड क्लिफ द्वारा। रेड क्लिफ कहाँ का था? तो वह ब्रिटेन का रहने वाला था। तो यह भारत और सीमा इसकी क्या है? अध्यारोपित सीमा है। जब भी आंसर आया तो क्या है? सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। मैकमोहन किसको विभक्त करती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है 17 का, वहाँ पे भारत और यहाँ पे चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारत और चीन के बीच में कौन सी है? तो यह मैकमोहन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैकमोहन का सलूशन देखते हैं। यहाँ पे भारत और चीन उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन करती है और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। यहाँ पे 19 नंबर डिस्कस करते हैं। 19 में दिया गया भारत और चीन उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो 19 का हो जाएगा, यह मैकमोहन रेखा करती है। कौन सी हो जाएगी? तो मैकमोहन रेखा करती है, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं, 20 में क्या दिया गया है? मैकमोहन रेखा सीमा रेखा है, तो कौन सा? यह भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से यहाँ पे अलग होता है। पाक क्या है? पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे किसके बीच में है? तो यह पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में इसकी अवस्थिति है, ठीक। यहाँ पे यह 21 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ 20 के बाद यह 21 नंबर क्वेश्चन था। 21 के बाद देखते हैं 22 नंबर में, इसमें क्या किया गया कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से कम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो वह एक सिक्किम है, यह सिक्किम है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके राज्य है, उत्तर में चीन हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व में भूटान हो जाएगा और इसके पश्चिम में नेपाल हो जाएगा। तो यह सिक्किम की अवस्थिति हो जा रहा है। यहाँ पे सुस्पष्ट है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से अवस्थिति हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, भारत का निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसके एक ही तरफ, तीनों तरफ से बंगाल पर, यहाँ पे बांग्लादेश से तीनों तरफ से इसके अवस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। 3 अलग अलग अगर अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं हैं तो वह सिक्किम है, तीनों तरफ से एक ही देश की सीमा तो वह त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। 24 नंबर देखते हैं। 24 में क्या दिया गया? भारत के पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, सबसे कम है, फिर पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है। आइए इनकी लंबाई के क्रम में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पे 4096 किसकी है? 4096 बांग्लादेश की है। इन सभी की लंबाई देखते हैं, टोटल कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर यहाँ पे इन सभी की लंबाई हो जा रही। तो सबसे ज़्यादा लंबी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है तो वह बांग्लादेश बनाता है, कितना? 4096 किलोमीटर। तो उसके बाद चीन बनाता है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान बनाता है 3300
23 किलोमीटर। फिर नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान का क्रम आता है 699 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान का क्रम आता है 106 किलोमीटर। टोटल 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमाएं हैं। अब मैप के अनुसार देखेंगे तो यह यदि यदि भारत को हम यहाँ पे मैप अगर यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो भारत की उत्तर में जो है चीन है, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसकी है, फिर इसके बाद यहाँ पर चीन है, चीन की अवस्थिति है। फिर यहाँ पे पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 33-23 है। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर में नेपाल है, नेपाल की 1751 है। अब फिर पूर्व में सबसे पूर्व में म्यांमार है, म्यांमार की सीमा यहाँ पे पड़ती है 1643 किलोमीटर यहाँ पर है। फिर भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर, बीच में अध्यारोपित पहाड़ों से घिरा हुआ राष्ट्र है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर इसकी सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यह सीमाओं से अध्यारोपित थी, तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। अगला यहाँ पे चैप्टर जो है भौतिक विभाजन दिया गया है। क्या दिया गया है, भौतिक विभाजन दिया है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश दिया गया है। तो यह अगली हम लेक्चर में यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अब तक यह चैप्टर समाप्त हुआ। तो यह पूर्वालोकन का हम यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ज्योग्राफी का। तो यह सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग के पास यदि पूर्वालोकन है तो उसे ले करके साथ साथ हम लोगों के साथ पढ़ने और वीडियो को भी देखते रहिए, और उसके साथ अगर डिस्कस करेंगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो को बनाते हैं तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखने के लिए और अपनी कीमती समय इसमें मान लीजिए देने के लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।